नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ओम प्रकाश पर स्वागत है। आज हम सब हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शब्द विचार को पढ़ने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहले किसको शब्द को देखेंगे कि शब्द क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि अक्षरों से निर्मित सार्थक ध्वनि समूहों को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि लिखा है कि कमल कमल एक शब्द है। ठीक है, जो किससे मिलकर के बना है, यहाँ पे कुछ ध्वनि समूह है, इनको मिला करके एक शब्द बना है जो कमल है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे किताब। ठीक है, ये भी एक शब्द है जो इन ध्वनि समूहों को मिला के बनाया गया है। दूसरा है आम। ठीक है, आम भी एक क्या है, शब्द है जो ये इन ध्वनि समूहों को मिला के बनाया गया है। ठीक है, तो यही आपका हो गया शब्द। ठीक है, जो देखिए शब्द के बारे में मैंने डिटेल से पिछले वीडियो में मैंने कई वीडियो बनाया है हिंदी व्याकरण का, तो वहाँ पे मैंने वर्ड विचार का मैंने वीडियो बनाया है, उसमें भी मैंने शब्द के बारे में अच्छे तरीके से समझाया है। तो आप लोग अगर इसको मतलब उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल पे जा करके मेरे उस हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में जा करके उस वर्ण विचार वाले टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज से हम लोगों का जो है शब्द भेद ही हम लोगों को आज से पढ़ना है अच्छे से। देखिए शब्द भेद, तो शब्द भेद में अब शब्द के दो भेद होते हैं, एक होता है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। ठीक है, तो अब देखिए सार्थक क्या होता है। तो सार्थक देखिए इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो जा रहा होगा। सार्थक जो जिसका अर्थ कुछ हो। ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द जिसका कुछ अर्थ हो उसे हम सार्थक कहेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उनको सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए जैसे घर, नगर, स्कूल, आदमी, कुर्सी, टेबल आदि ऐसे शब्द हैं जिनका क्या है अर्थ। जैसे घर हम बोलते हैं तो घर का कोई अर्थ है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं घर तो हम घर से समझ जाते हैं कि घर का मतलब क्या होता है। ठीक है, नगर, स्कूल, तो ये जो है ये ऐसे शब्द हैं जो सार्थक शब्द हैं। ठीक है, और दूसरे हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक मतलब जिसका अर्थ ना हो। ठीक है, यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उनको निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कुछ निरर्थक शब्द हैं जो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, जैसे धम, फटाफट, टन, फट आदि ऐसे शब्द जो हैं ये क्या है, निरर्थक शब्द हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी निरर्थक शब्द हैं जो सार्थक शब्द के साथ मिल करके वो निरर्थक शब्द भी सार्थक बन जाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो निरर्थक हो, जैसे लोटा वोटा। आप देखे होंगे ना, ऐसे मिलता है कि लोटा वोटा। अब यहाँ पे लोटा वोटा, वोटा शब्द जो है ये निरर्थक शब्द है। ठीक है, तो ये वोटा शब्द जो है वो लोटा के साथ मिल करके एक सार्थक शब्द बन गया। ठीक है, तो लोटा वोटा। ठीक है, ऐसे गरीब वरीब, ठीक है, लड़का वड़का, लड़की वड़की ऐसे शब्द आता है ना, तो वो जो लड़का वड़का, वड़का शब्द कोई सार्थक शब्द नहीं है ये, लेकिन लड़का के साथ में मिल करके वड़का हो गया। जैसे घड़ी टिक टिक करती है, तो देखो टिक टिक कोई सार्थक शब्द नहीं है, लेकिन घड़ी के साथ मिल करके सार्थक बन गया। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे जो है अब हम लोग देखते हैं कि जो सार्थक शब्द हैं उसके भी कई भेद होते हैं। तो सार्थक शब्द निरर्थक के कोई भेद नहीं, लेकिन अब सार्थक शब्दों के कुछ भेद हैं। तो पहला भेद है बनावट के आधार पे। ठीक है, अब बनावट के आधार पे एक इसके तीन भेद हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं ऋण शब्द। जो शब्दों के योग से नहीं बनते हैं उन्हें ऋण शब्द कहते हैं, यानी कि जो शब्द के योग से नहीं बनते उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे आम, हाथ, कान, कलम, दवात, फल, कार आदि ऐसे शब्द हैं जो शब्दों के योग से नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग ऋण शब्द कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, देखिए इसके नाम से ही कन्फर्म हो रहा है, यौगिक जो योग से मिल गए, यानी कि दो शब्दों के योग या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हुए हैं वो शब्द। ठीक, उन्हें हम यौगिक शब्द कहेंगे। यानी जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए विद्यार्थी, ठीक है, ये विद्या और अर्थी से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, ये उसके बाद है भोजनालय। यहाँ भोजन और आलय दो शब्द हैं, इनके योग से भोजनालय बना हुआ है। ठीक है, ये हिमालय,
तो हिम और आलय से मिलकर के हिमालय बना हुआ है, परम और आनंद से मिलकर के परमानंद बना हुआ है, राम और आश्रय शब्द से मिलकर के रामाश्रय बना हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे शब्द हुए? विद्यार्थी और भोजनालय, विद्यालय, ये सब जो है ये यौगिक शब्द हैं। ठीक है, दूसरा होता है योग ऋण। योग ऋण क्या होता है? देखिए, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें हम लोग योग ऋण शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको देखना है, उदाहरण से हम लोग देख लेते हैं कि जैसे पंकज, पंकज शब्द है, ये किससे मिलके बना है? पंख और जा से मिल गया। देखिए, पंख मीन्स क्या होती है? कीचड़, और जा मीन्स क्या है? उत्पन्न होने वाला, यानी कि जो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला है उसे हम पंकज कहते हैं। तो अब देखिए, पंकज किसके लिए आया है? पंकज मतलब होता है कमल। ठीक है, तो यहाँ पे पंकज मतलब कमल हो गया। लेकिन अब देखिए, कीचड़ में तो कई चीज़ें उत्पन्न होती हैं, जैसे घोंघा भी उत्पन्न होता है, और उसके बाद जो है जोंक भी उत्पन्न होती है। ऐसे ढेर सारे जीव जंतु जो उसमें उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनको पंकज ना कह के सिर्फ किसको कहा जाता है? कमल को कहा जाता है। तो इसलिए पंकज शब्द का एक विशेष अर्थ हो गया कमल। ठीक है, तो इसलिए ये योग ऋण हुआ। जैसे जलद, जलद शब्द आया है। ठीक है, अब जलद मतलब जल और द, यानी कि जल देने वाले को हम जलद कहते हैं। तो अब देखिए, जलद का अर्थ क्या हो गया? बादल। ठीक है, जलद हम किसको कहते हैं? बादल को। वैसे जल देने वाला कोई मनुष्य भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मनुष्य को ना कह के बादल को ही कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि एक विशेष अर्थ लिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद है लंबोदर, यानी लंब उदर, यानी बड़े पेट वाला, अर्थात गणेश जी। तो लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही दशानन, दशानन जो 10 आनन, यानी जिसके 10 मुखों वाला हो। ठीक है, अर्थात रावण, तो दशानन किसको कहते हैं? रावण को कहते हैं। ठीक है, तो ये दशानन, लंबोदर, जलद, पंकज, ये शब्द कौन से हैं? योग ऋण शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार से, यानी कि इनको 4 भेद में बांटा गया है। ठीक है, पहला हो गया तत्सम शब्द। तत्सम शब्द देखिए कि तत्सम शब्द जो है वो संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों कहते हैं हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कुछ शब्द दिए गए, जैसे पुष्प, अग्नि, हस्त, आम्र आदि। ये कैसे शब्द हैं? ये संस्कृत के शब्द हैं और इनको हम हिंदी में प्रयोग करने लगे और इसीलिए इनको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तद्भव। देखिए, तद्भव मतलब जो संस्कृत शब्द से जिनका उद्भव हुआ हो। ठीक है, जिनका उद्भव हुआ हो, मतलब संस्कृत शब्द जो है वो धीरे धीरे उसका रूप बदल करके वो हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, यानी कि उनका जो एक नया रूप आ गया हो, उसको हम लोग तद्भव कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि वे शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और वो हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ शब्द हैं, जैसे फूल, आग, हाथ, आम आदि। जैसे वहाँ पे पुष्प क्या है? संस्कृत शब्द है, यानी तत्सम शब्द है, और पुष्प का क्या हो जाता है? फूल। ठीक है, फिर उसके बाद अग्नि, अग्नि जो है तत्सम शब्द है और अग्नि का आग जो हो गया तद्भव। फिर उसके बाद हस्त का हाथ, आम्र का आम। ठीक है, तो ये शब्द जो होंगे वो तद्भव शब्द होंगे। फिर देशज, देखिए देशज शब्द यानी जो देशी शब्द हैं, यानी कि जिनके उत्पत्ति के मूल का पता ना हो, यानी कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति किस शब्द से, किस भाषा से हुई है, उनकी जानकारी हमें ना हो, उन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। यानी कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो और वे प्रचलन में हो, ठीक है, तो उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं जो देशज, जैसे लोटा, डिब्बा, ठेस, कटोरा, चिड़िया, जूता, तेंदुआ, फुनगी आदि ऐसे शब्द जो हैं ये देशज शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विदेशी या विदेशज शब्द है। अब देखिए विदेशी शब्द, ये अब लग रहा है कि विदेशी मतलब जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हों। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देख लीजिए कि ऐसे शब्द जो है जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए हैं। ठीक है, और शब्दों को जो विदेशी भाषाओं से और वो हिंदी में प्रयोग होने लगे हों। ठीक है, तो उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अब कुछ भाषाएं हैं जिनको हम लोग विदेशी भाषा मानते हैं और वो हिंदी में उससे उनके शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि जो भाषाएं, ये कैसी विदेशी भाषाएं हैं। ठीक है, और इनके कुछ शब्द जो है हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे
आदमी, उम्मीदवार, कमर, गुलाब, चश्मा आदि ये फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, और ये जो हैं हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं ये शब्द। तो ये कैसे शब्द कहलाएंगे? विदेशी शब्द या विदेशज शब्द कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लालटेन, बोतल, कप्तान आदि, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं और ये जो है ये भी विदेशी भाषा है, तो इससे जो है हमारे हिंदी में ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो ये जो है विदेशज शब्द कहलाएंगे। देखिए, लालटेन लैंटर्न, बोतल बॉटल, कप्तान कैप्टन, यानी उससे थोड़ा सा बदल गया है रूप, लेकिन ये है किसके? अंग्रेजी की भाषा के। ठीक है, तो ये जो हो गया विदेशज भाषा। दूसरा है उपन्यास, टका, नितांत, ये बंगला भाषा के शब्द हैं, इसलिए ये हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, तो ये भी विदेशज हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद है तोप, बेगम, बहादुर, कालीन आदि जो है तुर्की भाषा के शब्द हैं, तो ये भी हो गए, हिंदी में प्रयोग होते हैं, तो ये हम विदेशज शब्द हो गए। फिर उसका कमरा, नीलाम, पेरू, पादरी आदि जो पुर्तगीज भाषा के शब्द हैं, तो ये पुर्तगीज भाषा के शब्द जो हमारे हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, तो ये भी विदेशज भाषा का विदेशज शब्द कहलाएंगे। ठीक है, फिर है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे जो है वो 3 भेद हैं। पहला वाचक, ठीक है, वाचक जिसको अविधा भी बोलते हैं, यानी जिन शब्दों का अर्थ सरलता से समझ में आ जाए उसे हम वाचक या अविधा कहते हैं। ठीक है, जैसे घर, नगर, सड़क, फल, ये देखिए इसको जब कोई घर बोलता है तो घर में आसानी से समझ में आ जाता है, नगर कोई बोलता है तो भी समझ में आ जाता है, सड़क, फल, ये ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ हमको आसानी से समझ में आ जाता है, तो यानी ऐसे शब्दों को हम लोग वाचक शब्द कहते हैं। दूसरा है लाक्षणिक, जो लक्षण दिए गए हों, यानी कि जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ ना लेकर के प्रयोजनवश दूसरा अर्थ लिया जाता है, उनको लक्षणा शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण है कि जैसे तुम बिल्कुल गधा हो। ठीक है, अब ये किसी इंसान के लिए कहा गया है कि तुम बिल्कुल गधा हो, तो कोई इंसान तो गधा हो नहीं सकता, क्योंकि गधा क्या, वो एक जानवर है। ठीक है, लेकिन हाँ कोई इंसान जानवर की तरह यानी कि उस गधे की तरह बेवकूफ़ या मूर्ख हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है उसकी मूर्खता से लिया गया, यानी कि गधा एक मूर्ख होता है, तो यानी कि गधा के समान जो है मूर्ख वो व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लक्षण लिया गया है गधा के से। ठीक है, फिर दूसरा है कि तुम चंद्रमा, मुख चंद्रमा है। ठीक है, तो यहाँ चंद्रमा के समान सुंदर, क्योंकि किसी का मुख तो चंद्रमा हो नहीं सकता, तो इसीलिए जो है चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पे चंद्रमा जो है एक लाक्षणिक शब्द है। ठीक है, फिर दूसरा है कि राजू शेर है, तो शेर देखिए एक जानवर होता है, तो कोई जो व्यक्ति जो वो शेर तो हो नहीं सकता, जानवर तो हो नहीं सकता, बट शेर की समान जो वो शेर के समान वीर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो शेर शब्द है लाक्षणिक शब्द है। ठीक है, फिर है व्यंजक शब्द। अब देखिए यहाँ जो व्यंजक शब्द होते हैं, ये व्यंजक शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें ना कोई वाच्यार्थ लिया जाता है ना ही लक्ष्यार्थ। ठीक है, और तो क्या लिया जाता है, इन दोनों के अर्थ से जो है इसका जो अर्थ होता है वो भिन्न होता है। देखिए व्यंजक शब्द यानी व्यंजना शब्द ये ऐसे शब्द होते हैं जिसमें ना वाच्यार्थ लिया जाता है ना ही लक्ष्यार्थ लिया जाता है, बल्कि एक उसका अर्थ जो होता है वो भिन्न होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें, जैसे रात कितनी अंधेरी है। ठीक है, यहाँ पे जो अंधेरी शब्द आया है, ये मतलब ये अंधेरी रात के कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति अंधेरे का वर्णन नहीं करना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक उदाहरण मैं लूँ कि कोई चोर है, वो अपने दोस्त से कह रहा है, अपने साथी चोर से कह रहा है कि रात कितनी अंधेरी है। इसका मतलब है कि रात जो है वो चोरी करने लायक है। देखिए जब रात अंधेरी होगी तभी तो चोरी करने लायक होगी। ठीक है, तभी तो कोई पहचान नहीं पाएगा, इसीलिए जो है चोर जो है वो अपने साथी चोर से कह रहा है कि रात कितनी अंधेरी, उसके कहने का मतलब है कि चोरी करने लायक रात है। ठीक है, दूसरा है सूर्यास्त हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सूर्यास्त हो गया है, इसका क्या मतलब, इसको हम लोग एक उदाहरण से लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे जो है वो खेलने गए हैं और खेलते खेलते शाम हो गई, तो अगर उसमें से कोई एक बच्चा बोला कि सूर्यास्त हो गया है, तो कहने का मतलब है कि सूर्यास्त हो गया, इसका मतलब कि घर चलने वाला टाइम यानी चलने की टाइम हो गया है। ठीक है, यानी अब घर चलना चाहिए। अगर कोई घर पे, देखिए घर पे हम लोग रहते हैं तो घर में सब लोग रहते हैं, माँ बाप भाई बहन सब लोग रहते हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए कि
माँ ने बोली अपने बेटियों से या बेटों से कि सूर्यास्त हो गया है, तो उसके कहने का मतलब था कि अब सूर्यास्त हो गया है, सूर्यास्त के समय का जो काम होता है वो करने का टाइम हो गया है, मीन्स जैसे खाना बनाने का टाइम हो गया है। ठीक है, अब देखिए सूर्यास्त के समय जो है कुछ दीप वगैरह हम लोग जलाते हैं, तो दीप जलाने का टाइम हो गया है। ठीक है, तो ऐसे यानी कि सूर्यास्त के समय जो कार्य किया जाता है उसका टाइम हो गया, वो डायरेक्ट वो चीज़ ना कह के वो एक ऐसे शब्द को यानी ऐसी बातों को कह रहे हैं कि जिससे ये पता चल जाए कि क्या आपको इस समय करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि सूर्यास्त हो गया है शब्द जो है वो डायरेक्ट ये वाच्यार्थ ना और ना ही लाक्षार्थ लिया गया है, बल्कि उसका अर्थ भिन्न है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट है रूपांतर। ठीक है, रूपांतर के आधार पे दो भेद होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। ठीक है, तो देखिए विकारी जिसके यानी ऐसे शब्द जिसमें विकार हो, विकार मतलब कोई परिवर्तन हो, ऐसे शब्दों को हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। अब देखिए वो परिवर्तन किसके कारण हो, लिंग वचन और कारक के कारण। ठीक है, जिन शब्दों में विकास विकास मतलब परिवर्तन होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द लिए गए हैं, जैसे लड़का, तुम, वह, बालक आदि। जैसे लड़का का लड़की, ठीक है, लिंग परिवर्तन कर देंगे, लड़का का लड़की हो जाएगा, देखिए परिवर्तन हुआ। जैसे लड़का का लड़की, लड़के, ठीक है, लड़कियाँ, ये सब परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसा शब्द होगा, ये विकारी शब्द होगा। जैसे तुम, तू, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, ये देखिए परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, इसमें भी परिवर्तन हो जा रहा है, तो ये कौन सा शब्द हुआ, विकारी शब्द। जैसे वह, उसका, उसकी, ठीक है, उसके। जैसे बालक, बालिका, बालकें, ठीक है, बालिकाएं, तो ये शब्द जो है ये क्या हो रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, तो ये लिंग वचन और कारक के अनुसार जो शब्द परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। और इस विकारी शब्द में चार भाग होते हैं, इनके चार भेद होते हैं। जैसे एक होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन चारों को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द देखिए ये ऐसे शब्द हैं जिनके अविकारी, जिसमें विकार ना हो। ठीक है, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। जिसे यहाँ पे देखिए जिन शब्दों के रूपों में मतलब लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए वहाँ पे परिवर्तित हो रहा था, लड़का का लड़की हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसे शब्द होते हैं जो परिवर्तित नहीं होते, जैसे आगे पीछे, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ। ठीक है, तो ये जो है ऐसे शब्द होते हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, और इसके भी चार भेद होते हैं। जैसे यहाँ पे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो हम लोग इसको जो है आने वाली वीडियो में यानी कि अलग से इसका हम वीडियो बनाएंगे, उसमें इसके बारे में हम और डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, तो बस आज का इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।